दोस्तों नमस्कार, मैं रणविजय सिंह। आज नेशनल व्हील्स पर आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से कराएंगे जिनका नाम है वीसी मिश्रा, यानी विनय चंद्र मिश्रा। वीसी मिश्रा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वह समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान पूर्व महाधिवक्ता रह चुके हैं, साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना के मामले में कार्रवाई भी की थी। मुलायम सिंह यादव से उनकी नज़दीकी जगजाहिर रही है, लेकिन अखिलेश के सत्ता में आने के बाद समाजवादी पार्टी से उनकी दूरियां बढ़ गईं। कई मुद्दों पर वीसी मिश्रा जी ने नेशनल व्हील से खुलकर बातचीत की, कई ऐसे खुलासे किए जो अब तक आप नहीं जान पाए होंगे। इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। आइए चलिए चलते हैं वीसी मिश्रा जी के पास। सर, आपके एडवोकेट जनरल के बाद मेरे सामने समस्या आई कि मैंने महसूस किया कि समाजवादी पार्टी में कोई ईमानदार आदमी काम नहीं कर सकता है। इसी में एडवोकेट जनरल बना तो एक रिट हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि 22 लोग थे कर्मचारी, ये निकाल दिए गए थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक गए, हार गए, लेकिन इनने काम किया है। किसी ने 6 महीने, किसी ने 1 साल, किसी ने 1.5 साल। महाधिवक्ता से रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लें। मैंने पता चला कितनी पोस्ट खाली हमारे यहाँ, तो मालूम हुआ कि 16 पोस्ट खाली हैं। मैंने 16 लोगों को अपॉइंटमेंट कर दिया एडहॉक अपॉइंटमेंट करने के लिए जो नियुक्ति अधिकारी होता है उसी को राइट होता करने का। कोई इसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं होता है, और ये तब किया जाता है जब कोई इमरजेंसी अराइज होती है। और हमारे एडवोकेट जनरल में आज तक जितने अपॉइंटमेंट हुए सब एडहॉक हुए, क्योंकि कल 16 जज बढ़ गए, अब हमें एकदम स्टाफ चाहिए। परसों 9 जज बढ़ गए, तो हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तब लाएंगे, तब तक काम कैसे करेंगे। तो एडहॉक की अपॉइंटमेंट हमारे यहाँ हुए, और एडहॉक की अपॉइंटमेंट आज तक कभी परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हुए हमारे डिपार्टमेंट में। तो 16 अपॉइंटमेंट हुए। तो मेरे पास लॉ सेक्रेटरी SK पांडे, महाभ्रष्ट आदमी था, बहुत ही बहुत आदमी था। सीनियर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जज था यूपी का। जज बनने में इसका टॉप पे नाम था। ये मेरे पास आया, इसने कहा कि आपने 16 आदमी को बना दिया है, इनसे कितना पैसा लिया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम हमारे सबऑर्डिनेट हो और तुम्हारा इतना साहस, तुमसे पूछो कि कितना पैसा लिया है। तुम्हें नहीं मालूम हम कभी 5 पैसा नहीं लेते किसी से। बोले तो आपने गलत किया, हमारे यहाँ तो पैसा लिया जाता है सब काम में, और आप न ले तो हमें आज के करिए मैं ले लिया करूँ आपके नाम पे। मैंने उनसे कहा कि आज के बाद हमसे इस तरह की बदतमीजी की बात की तुमने, तो मैं तुम्हें हटवा दूंगा यहाँ से लॉ सेक्रेटरी से। या तो मैं हटूंगा या तो मैं हटवा दूंगा, मैं रहूँगा नहीं इस तरह से काम करने से। हमसे इस तरह की बात मत करना। ख़त्म हो गई बात। अब एक लखनऊ में जस्टिस DP सिंह ने एक ऑर्डर किया कि हमारे यहाँ एडवोकेट जनरल ऑफिस से स्टाफ नहीं आता है और तमाम कोर्ट का वर्क सफ़र करता है। महाधिवक्ता से रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली अपॉइंटमेंट करे सफिशिएंट। इलेक्शन का पीरियड था, आचार संहिता लग गई थी। मैंने इलेक्शन कमिश्नर को लिखा, जजमेंट की कापी भेजी, उन्होंने मुझे परमिशन दी। मैंने 40 अपॉइंटमेंट कर दिए। और अब की से मैंने प्रिकॉशन दी कि मैंने खुद न करके, जो हमारे रूल्स थे उनके अंदर परमानेंट अपॉइंट कैसे होता है, 3 आदमी कमेटी बनती है 3 एडवोकेट की, उसमें एक शेड्यूल कास्ट होता है। तो मैंने 3 एडिशनल एडवोकेट जनरल के अंडर में 3 कमेटियाँ बना दी। गवर्नमेंट एडवोकेट को तीनों का मेंबर बना दिया। गवर्नमेंट एडवोकेट नवीन सिंह का भाई था, और एक शेड्यूल कास्ट लड़की थी, उस नाम में याद नहीं, उसको मैंने उसका मेंबर बना दिया। तो जितने अपॉइंटमेंट हुए 40 अपॉइंटमेंट उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुए। मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया। जब मेरे पास आई रिपोर्ट तो मैंने उसको ऑर्डर किया कि चुनाव समिति की संस्तुति के आधार पर नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाए। इसके ऊपर 40 लोगों का अपॉइंटमेंट तो हो गया, पे रोक दी उसने लॉ सेक्रेटरी ने, और उनका एक ओरल ऑर्डर से उनकी तनख्वाह रोक दी।
और बेचारों को पैसा नहीं मिला। 4 साल तक पैसा नहीं मिला उन लोगों को। जब उन्होंने रिट किया तब उनको पैसा मिला। ये हमारे पास आए आपके शंभू सिंह जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी थे और वह सेक्रेटरी आए, बोले आपने अपॉइंटमेंट कर दिए, देखिए बड़ा गलत काम किया है। हमारे यहाँ हर काम में पैसा लिया जाता है, आधा पैसा पार्टी को दिया जाता है, आधा पैसा आप लोग बांट लें, और ये मुख्यमंत्री का आदेश है। हमने कहा मुख्यमंत्री का आदेश है, मुख्यमंत्री मुझसे कहेंगे तब मैं उनके जवाब दे दूँगा। आप उनसे कह दीजिएगा कि जो बात करना आप सीधी मुझसे किया करें, मुझसे इनडायरेक्ट बात न कराया करें। चूँकि मैं पैसा नहीं लेता था इसलिए पार्टी को मुख्य कारण मुझे एडवोकेट जनरल से हटने का था वो ये था कि आपके राम गोपाल हैं, उनका पूरा मुख्यमंत्री पे जोर था। ये बड़ा पद है, इसके ऊपर पैसा लिया जाता है। हमने न पैसा दिया बनने के लिए और न पैसा बनने के बाद पैसा कमाया। ये पैसा चाहते थे कि हम इनको पैसा दें। हमारे पास इनडायरेक्ट आया कि मुलायम सिंह के उनसे मिल लीजिए आप राम गोपाल से। मैंने कहा भाई मैं क्यों मिलूँ, उन्हें ज़रूरत तो मुझसे आके मिल लें, वाई शुड आई गो टू हिम। लेकिन सारा ये था कि उनसे मिलिए और उनको पैसा दीजिए, पैसा कमाइए इलीगल, उनको पैसा इलीगल दीजिए। मैंने इस बात को माना नहीं, उनको कोई पैसा नहीं दिया। अंत में उन्होंने मुझे हटवाई दिया। हटवा के उनने 5 करोड़ रुपए में विजय बहादुर से डील किया। पहले 3 करोड़ दे दिया विजय बहादुर ने, जब नहीं दिया 6-7 महीने तक, तब उनको हटाने की बात होने लगी, तब उन्होंने फिर 1 करोड़ दिया। फिर 6-7 महीने बाद हटाने की बात होने, फिर 1 करोड़ दिया, 5 करोड़ रुपए दिया और कम से कम 100 करोड़ कमाया उन्होंने। सर ऐसा कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुखिया मुलायम सिंह यादव ने न्यायिक क्षेत्र में आपकी पहुंच, आपके संपर्क और आपकी दखल का काफ़ी फायदा उठाया है, ऐसा है क्या? देखिए, मुझे उन्होंने बनाया तो मुझे कहना नहीं चाहिए। एक आपके विनोद द्विवेदी हैं, दुबे माफिया हैं बदायूं के। केंस नदी की जो बालू है, बांदा केंस नदी की बालू है, वो सबसे ज़्यादा कीमती बालू होती है, अच्छी बालू होती है। बहुत बड़ा माफिया है। इसलिए इसको सरकार ने, एक कलेक्टर ने मंजूर किया था कि 90 एकड़ का ठेका दिया जाए। 76 रेटवे इलाहाबाद में सब कनेक्ट कर दिए गए, उनका रेट भी कनेक्ट हो गया। उसमें ऑर्डर हुआ कि जितने पेंडिंग पट्टे हैं वो कैंसिल समझे जाए और जो हमने गाइडलाइन दी है इस पर पट्टे दिए जाए। उसमें उसका भी पट्टा था। जब मैं एडवोकेट जनरल बना तो मेरे सामने एक फाइल आई, उसने एक रेट लखनऊ में किया और ये बात छुपा ली कि वो यहाँ रेट में पार्टी था, और उसने प्रेयर की कि साहब हमें 90 एकड़ का कलेक्टर ने मंजूर किया, सरकार के पास पड़ा, सरकार को मैंडेट किया जाए कि हमें पट्टा दे दे। एडवोकेट जनरल गुप्ता जी ने उसमें बयान दिया कि साहब हाँ इनका पट्टा पड़ा हुआ है, हम दे देंगे, आप अलाउ कर दें रेट। उनने अलाउ किया, लेकिन लिख दिया कि गुप्ता जी ने ऐसा बयान दिया। मैंने कहा जिसमें बेईमानी हुई है। 15-16 पेज का मैंने एक लिखी ओपिनियन और लॉ सेक्रेटरी को भेजी कि इसको आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। एक माया है अरुण मिश्रा जो गवर्नमेंट एडवोकेट रहे, एक दिन शाम को मेरे पास आए, उसको देखे विनोद दुबे को, और यहीं बैठे, इन्हीं कुर्सियों बैठे थे, एक पे बैठे थे, एक पे बैठे थे। हमसे बोले ये ऐसे ऐसे गुप्ता जी हैं, दुबे जी हैं, इनकी एक ओपिनियन है, वो आप वापस ले लीजिए। हमने कहा भाई ओपिनियन तुमने सही दी, वापस तो हम नहीं ले लेंगे ओपिनियन। तो बोले दुबे जी, बोले सर आप ब्राह्मण हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। 2 करोड़ रुपये हमने गुप्ता जी को दिए थे, उनने मुझे पट्टा दिला दिया था, 2 करोड़ आप ले लीजिए, ओपिनियन वापस ले लीजिए। तो मैंने कहा जानते हैं मिश्रा जी बैठे हैं, मैं बेईमानी नहीं करता हूँ, तुम्हारे 2 करोड़ क्या 2 अरब भी हो, हमारी मिट्टी है, मैं 5 पैसे की बेईमानी करता हूँ, अपने जीवन में नहीं की है। मिश्रा जी ने बड़ा जोर दिया, हमने नहीं मानी। मैंने कहा इनको ले जाइए, आप हटाइए यहाँ से, ये काम मैं नहीं करता हूँ। वो चले गए। उसके बाद मिश्रा जी आए, मेरे ऊपर बहुत बिगड़े, किसने आपको एडवोकेट जनरल बनाया, क्यों आप एडवोकेट जनरल बने जब आपको पैसा नहीं कमाना था, बगारत में कमा रहे थे, इसमें क्या बनने की आपको ज़रूरत थी। मुझे 50 लाख देने कह रहा था, आपके साथ 2 करोड़ आपको दे रहा था, 50 लाख वो दे रहा था, आपने मेरा भी नुकसान कर दिया।
मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊँगा। उसके 5-6 दिन के बाद वो एक दिन सुबह आया मेरे पास, मैं दफ्तर बैठा हुआ था, आके बैठ गया, एक नीला बैग लिया था, आके बैठ के आगे यहाँ पर बैठ के पैर मेरे दाबने लगा। मैंने कहा भाई क्या है, तुम क्या करिए, हमने मना तुमसे कर दिया, फिर तुम चले आए। बोले साहब, हमने कहा छत्र पे बैठ के बात करो, तब बात करो। बैठ के आया, बोले साहब मेरा 20 लाख रुपया पर डे का नुकसान है, 90 एकड़ के ठेका में बारू में मेरा 20 लाख रुपये पर डे की आमदनी है, हमें तो आप बर्बाद कर देंगे, आप जो कहिए आपको दे दूँ, आप ठेका मेरा वापस ले लीजिए ओपिनियन। हमने कहा ओपिनियन तो वापस नहीं होगी। बोला साहब इस बैग में 10 करोड़ रुपया है, आप गिन लीजिए और ले लीजिए। हम कहा 10 करोड़ क्या तुम्हें शर्म हो? अभी मैं फ़ोन करता हूँ, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा पुलिस को बताता हूँ, तुम बंद कराता हूँ, तुम्हारे समझते क्या हो? जैसे ही मैं फ़ोन उठाया, पुलिस करने लगे, तैसे वो उठाएगा बैग चला गया। उसके 2-3 दिन के बाद, 3 दिन क्या 5-6 दिन हुए, 1 हफ्ता हुआ हो, मेरे पास फ़ोन आया कि मुलायम सिंह यादव ने आपको, आप पहले आदमी ईमानदार मिले और आप भी जाना चाहेंगे, साहब ऐसा न करिए, आप कहिए मैं आपके पैर पकड़ दूँ, आप उसे वापस ले लो। तो मैंने उनको इतनी बात कह रहा है, जाने जब उनका फाड़ दो। मैंने अपना इस्तीफा फरमा दिया, वो उसने दिया। उसके 5-6 दिन के बाद वो मेरे पास आया, आपका दुबई लखनऊ में, और बोला कहिए पंडित जी, मैं तो ब्राह्मण सोच के आपका भला करना चाहते थे, आपको 10 करोड़ दे रहा था, आपने नहीं दिया, मैंने 5 करोड़ दिया प्रजापति को, गायत्री प्रजापति को, और देखिए वापस हो गया, आपने वापस ले और डांट भी खाया। हमने कहा मैं बहुत डांट खाया हूँ, आप जाए मेरे ऊपर खेपा, बैठ गया डायग्नो में, मैं अंदर चला गया। इस तरह से मेरे साथ काम हुआ। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मैं जानता हूँ, अगर मैं इनको डिस्कस करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इन लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। और इससे हमारे जो डिफरेंसेस हुए चीफ मिनिस्टर से, ये उल्लू का पट्टा है, इसको कोई तमीज़ नहीं है, कोई इसके पास बुद्धि नहीं है। किसके लिए कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव के लिए। और ये अखिलेश यादव केवल माउथ पीस है राम गोपाल यादव का। और जब मैं इसके पास कोई इशू लेके जाऊँ, कुछ समझते ही नहीं था, हाँ 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 हो जाएगा। फिर मैं जाऊँ हफ्ते भर बाद, भाई हुआ नहीं, बुलाओ शंभू सिंह, बुलाओ शंभू सिंह, क्यों नहीं हुआ मिश्रा जी का काम, मैंने तुमसे कहा था हो जाए, अब किस हो जाना चाहिए। फिर चले आए, फिर 3-4 दिन के बाद गया, नहीं हुआ शंभू सिंह, तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मिश्रा जी काम होना चाहिए। अरे हमने कहा तो पागल आदमी है, इसको कुछ चाहता नहीं है, जानता नहीं, समझता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, और इसने कहा भी है, उनसे नहीं कहा ये भी मैं नहीं जानता हूँ। मैंने उसके बाद जाना बंद कर दिया। 2-3 महीने तो मैं गया हूँ, उसके बाद 2 महीने गया हूँ और 1.5 महीने गया हूँ। उसके बाद मुलायम सिंह के पास जाता था, सुनते थे मेरी बात, फ़ोन करते थे, तुरंत काम हो जाता था। हमें निकालने में बहाना लिया गया आजम खां का, करेंगे आप सवाल, इसलिए मैंने कहा पहले कह दूँ। आजम खां साहब के ने एक यूनिवर्सिटी बनाई यूपी में, मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, उनके ज़माने में एक्ट बना। एक्ट में प्रावधान किया गया कि 2/3 मेजॉरिटी से, ये लाइफ चांसलर हैं, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी से इनको हटाया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने उसमें अमेंडमेंट किया कि इसमें 3/4 कर दी जाए, कि 3/4 एक मेजॉरिटी से बनाया जाए। मुलायम सिंह यादव की चीफ मिनिस्टर ये पास हो गया अमेंडमेंट, काउंसिल स्टेट में गया, उसमें भी पास हो गया। जब तक गवर्नर को भेजा गया तब तक इनकी गवर्नमेंट बदल गई, मायावती गवर्नमेंट आ गई। मायावती ने 5 साल उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। 5 साल के बाद सरकार में वो बने गवर्नर, आपके कुरैशी थे, कौन थे, कुरैशी थे शायद गवर्नर, कुरैशी गवर्नर बने। आजम खान ने उनसे कहा मेरा मामला पड़ा हुआ है, इसको आप मंजूर कर दीजिए। उन्होंने कहा भाई इतने साल का है, मैं नहीं करूँगा, तुम एडवोकेट जनरल की राय ले लो, अगर वो राय दे दे तो हम कर देंगे। इन्होंने राय ली, हमसे नहीं ली, अपने वकीलों से ली, सबने साहब कुछ नहीं हो सकता इसमें। ये मेरे पास फ़ोन आया इनका कि मैं मिलने आना चाहता हूँ, रात में 10:30 बजे तक पहुँचूँगा। मैंने कहा आइए आप। 1:30 बजे पे ये आए, इनके साथ 60-70 लोग थे।
हमारे तत्कालीन एडवोकेट जनरल थे, वो फॉर्मर एडवोकेट जनरल थे, मियाँ क्या नाम था, काजमी साहब, वो भी आए। अब इन्हें सारा मामला बताया कि ऐसा पास हो गया। तो मैंने कहा इसमें दिक्कत क्या है, जब मुलायम सिंह यादव ने पास किया है अमेंडमेंट, इन्हीं की सरकार ने किया है, तो इसमें हमें ओपिनियन देने में क्या दिक्कत है, हम दे देंगे ओपिनियन। वो बड़े खुश हुए और उनने गवर्नर से लिखवाया हमारे पास कि इसे ओपिनियन देने को। मैंने उन्हें लिखा कि डिले की कोई बात नहीं, मामला पड़ा हुआ जिंदा है, कर सकते हैं आप। अब इसमें मैंने क्या किया, कौन सी बात कर दी। दूसरा एक और ओपिनियन आई उन्हीं की, एक वहाँ पे इंस्टीट्यूट था, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट था, क्या था वो इंस्टीट्यूट की, ये डिक्लेयर कर आए आपके लॉ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कि हम इसको दे देंगे यूनिवर्सिटी को। अब वो ओपिनियन को मेरे पास भेजा गया। अब इनके चीफ सेक्रेटरी के, वो चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी बोले शंभू सिंह कि साहब उनकी इज्जत का सवाल है। हम कहा देखिए इज्जत का सवाल है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन जो लो करेगा वो हम करेंगे। वो जानते थे कि मैं अपने मन की करता हूँ, किसी सुनता नहीं हूँ। मैंने पढ़ा देखा, इंस्टीट्यूट नहीं दिया जा सकता है, लेकिन मैंने इनकी इज्जत बचाने के लिए इनने कुछ बिल्डिंगें दे दी थी सोसाइटी को। उस सोसाइटी की यूनिवर्सिटी है, तो हमने उसमें लिखा इंस्टीट्यूट तो नहीं दिया जा सकता है, अगर ये चाहे तो इंस्टीट्यूट खाली करके कहीं दूसरे कर दें, बिल्डिंग दे सकते हैं अगर चाहें। ये हमने ओपिनियन। क्या सर मुलायम सिंह यादव जी आजम खां की विश्वविद्यालय को अनुमति नहीं देना चाहते थे? ऐसी लोगों में चर्चा होती है कि आपकी किसी चूक की वजह से उनके संस्थान को मंजूरी मिल गई और इससे भी आपके रिश्तों में कड़वाहट आई। नहीं, ऐसा नहीं था, वो नहीं देना चाहते हो ऐसा नहीं था। वो ये चाहते थे फंसे रहे, उनके कब्जे में रहे, उस इशू को काम कराने के लिए उनके कब्जे में रहे। देने की तो उनकी हालत है। 30 आदमियों के नाम भेजे, लिस्ट हमारे पास आजम खान ने, इनको स्टैंडिंग काउंसिल, इनको गवर्नमेंट एडवोकेट, इनको फलाना, इनको फलानी पोस्ट दे दीजिए। हमका एक आदमी 30 आदमी की रिकमेंडेशन कर रहा है। मैंने मुलायम सिंह के पास गया, मैं साहब उनकी रिकमेंडेशन आई, क्या करें? अरे जो लिखा उसी पोस्ट पे कर दो चुपचाप, उसके दखल मत देना उनके काम में, डू इट डू इट डू इट। हमने कर दिया 30 आदमी को, मेरा क्या जाता है? तो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं करना चाहते तो उन्हें क्यों पास किया था? उन्हीं सरकार में पास हुआ था। कड़वाहट ने यह बहाना लिया गया हमें हटाने के लिए। वो उस राम गोपाल ने हमें हटाने के लिए एक बहाना बनाया और कहा साहब एडवोकेट जनरल ने चीफ मिनिस्टर से राय लेना चाहिए था ऐसे इशू पे। आजम खां का महत्वपूर्ण मामला था, उसे बहाना बनाया। ये देना चाहते, इन्होंने दिया था, खुद दे चुके थे, मैंने थोड़ी इनको दिया। मैंने तो राय दी थी कि इनने जो किया वो सही किया है, ये कह देता इनने गलत किया है। अब बताइए, मैं अगर ये कह देता कि मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट ने पास किया अमेंडमेंट गलत किया है, क्या वो सही होता? मैंने उनकी बात को डिटो कर दिया, क्या बुरा किया था? सर 90 के दशक में दिल्ली तक आपके नाम की धमक थी। आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चुनाव में हंसराज भारद्वाज जैसे दिग्गज नेता को पराजित किया। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भी आपकी उस समय निकटता थी। फिर आप दिल्ली छोड़कर प्रयागराज क्यों लौट आए, क्या वजह थी? मैं दिल्ली कभी गया ही नहीं था, प्रयागराज लौटने का प्रश्न नहीं उठता है। मैं तो प्रयागराज में था, हफ्ते में 4 दिन रहता था, दिल्ली में 3 दिन रहता, प्रयागराज में वकालत करता था, तो लौटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ, मैं दिल्ली में क्यों नहीं और ज़्यादा दिन रहा, ये बात आप कर सकते हैं, लौटने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं तो प्रयागराज में था, गया ही नहीं था दिल्ली। दिल्ली तो जैसे कोई MP हो जाता है, थोड़े समय के लिए चला जाता है, उसे मैं चला गया था। फिर से सवाल कर दीजिए जरा। मैं कह रहा था, आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चुनाव में हंसराज भारद्वाज जी को पराजित किया था। दिल्ली में आप स्थापित हो चुके थे, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आप कई चुनाव लगातार जीत चुके थे। वहाँ से फिर लोग वहाँ जाते हैं तो वहीं जम जाते हैं, आगे की राजनीति करते हैं। आप वापस प्रयागराज फिर क्यों? दिल्ली क्यों नहीं रुका, यहाँ क्यों चला? क्यों नहीं रुके? देखिए, मैं आपको वहाँ बता दूँ, बार काउंसिल इंडिया की, मैं वहाँ गया तो वहाँ नॉर्थ इंडिया के लोगों की कोई वक़्त नहीं थी, साउथ इंडिया के लोग हॉबी थे, और 16 लोग थे, 16 स्टेट के 16 तरह की अंग्रेजी बोलते थे।
सब शराबी थे, मैं ही एक शराबी नहीं था। कल मीटिंग है, शाम को 5 स्टार होटल में मीटिंग होती थी, चेयरमैन देता सबको डिनर, सब जाते थे, शराब पीते थे। इंदिरा गांधी ऐसी थी, फलानी ऐसी थी, जवाहरलाल नेहरू ने पमेला माउंटेन को फांसा, उनने ये किया, उनने ये किया, सबको घर आते थे, सारी इतिहास खोलते थे। मैं चूतियों की तरह बैठा रहता था। जब तो उनका टाइम हो गया, खाना खाया, खाना खाने के बाद कल मीटिंग है, एजेंडा पढ़ूँ, उनका एजेंडा ये पास करेंगे, ओके ओके, सब एजेंडा हो गया ख़त्म। कोई पूछ नहीं रहा, एजेंडा बोल ही नहीं रहा, कुछ बात ही नहीं हो रही। हमने कहा क्या हो रहा है भाई, मैं तो आया था, कुछ या काम होता होगा पार्लियामेंट की तरह, हमें कुछ काम करने को मिलेगा, या तो कुछ नहीं है। दूसरे दिन मीटिंग हो 11 बजे, 1 बजे तक वही गाली गुप्ता, 1 बजे खाना खाया। उन्होंने कहा कल जो फैसले लिए ओके, उन्होंने कहा ओके, हमारा कोई रोल ही वहाँ नहीं। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। 2 मीटिंगें तो मैंने बर्दाश्त की। मैं सोचने लगा, दिन रात में सोचूं क्या करूं, कैसे यहाँ चलूं। मैंने उस साथ शराब पीना शुरू किया। वो 3 पे वहाँ जाके डांस करते थे, शराब पीते थे, डांस करते थे, नाचते थे। 15,000 का टिकट, 10,000 का टिकट, 20,000 का टिकट, तो हमें लोग ले लेते थे इसलिए कि हम एतराज़ न करें, और ये खुद चंदा करके हमारा पैसा देते थे। ये सब शराब पीते, शराब पी के डांस करते थे। हम बैठे रहते थे, कोल्ड ड्रिंक पीते थे। तो लड़की आती थी, कहती थी प्रोग्राम करेगा, प्रोग्राम करेगा, तो हाथ जोड़ देता था। तो वो हमारे कंधे पे धक्का देती, क्यों आया फिर यहाँ, जाए यहाँ से, जाए यहाँ से। बस उस रुपए में मुझे कंधे पे धक्के मिलते थे, दैट्स ऑल। तो इस सब लोग घबराते थे कि किस कैरेक्टर के आदमी है, इसको कोई असर नहीं है। मैं पान खाते थे तो पान खा लेता था, लेकिन उन्हीं के पैसे से। शराब ऑफर करते थे, मैं वो सिगरेट पी लेता था, उनके पैसे। शराब नहीं पीता था, वो छोड़ दी थी। एक सिगरेट पी लेते कि बुरे काम में पैसा करता था। तो वहाँ मेरा इतना ज़्यादा दबदबा हो गया था, लोग डरते थे मुझसे कि जब तक वहाँ रहता तब तक मैं चेयरमैन बनता, कोई दूसरा न बनता। पहली बार जब मैं चेयरमैन बना तो हंसराज भारद्वाज ने मेरी मदद की। 1 वोट की कमी थी मेरे पास, उन्होंने मुझे 1 वोट महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल का दिलाया। महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल मेंबर हो गया, आया था वाया, उसका दिलाया, और मैं पहला चुनाव जीता, और उनकी मेहरबानी जीता। मैं उनका कर्जदार था, उनको मानता था, उनकी बहुत इज्जत करता था। वो ये चाहते थे वो कि जहाँ वो जाएं मैं उनके साथ जाऊँ। 2 जगह मैं उनके साथ गया। मुझे इनविटेशन नहीं है, लोगों का फंक्शन है, मुझे इनविटेशन नहीं है। उनको इनविटेशन है कि आप उद्घाटन करेंगे, मैं उनके साथ जा रहा हूँ। तो एक अजीबोगरीब स्थिति थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए साहब, मैं हूँ चेयरमैन बार काउंसिल इंडिया का। जब मुझे कोई फंक्शन होता है, आपको कोई फंक्शन बुलाया जाता है, तो हमें तो इनविटेशन आए, मुझे जाना नहीं चाहिए, ये तो हम चेयर की व्यक्ति करेंगे। बोले अच्छा, अब तुम्हें मैंने बनाया तो तुम इतने उदार हो गए हो, और मैंने जाना उनके साथ बंद कर दिया। ये हमारी उनकी नाराज़गी का कारण था, और वो मुझे निकालने में लग गए। पहली बार हम चेयरमैन हुए, उसके बाद 2 चेयरमैनी में पूरी ताकत लगा दी उन्होंने मुझे निकालने की, लेकिन मुझे निकाल नहीं पाए। एक आदमी को बुला के कहा सबको, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल लग गए हमारे पीछे, लेकिन मेरा कुछ नहीं बार पाए। मैं 2 बार जीता। उनसे मेरा कोई नहीं था, मैं उनका करता था, मैं उनकी इज्जत करता था, आज भी उनका सम्मान करता हूँ। वो मर गए, उनसे मुझे हमदर्दी है, सिंपैथी है, लेकिन उनका रवैया गलत था। वो बार काउंसिल के चेयरमैन को अपना पिछलग्गू बनाना चाहते थे। इसी में हमारे ताल्लुकात हो गए राजीव गांधी से बहुत अच्छे। और अच्छे कैसे हुए, हमने इनको उद्घाटन में बुलाया, बार काउंसिल के सिल्वर जुबली हो रही, वो उद्घाटन में आए, तो मैंने एक बयान दे दिया उस उद्घाटन में। उसमें वाइस प्रेसिडेंट इंडिया भी थे, उसमें चीफ जस्टिस इंडिया भी थे, मतलब तमाम VIPs थे सारे। मैंने कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, सिंस आई बिगेन द चेयरमैन बार काउंसिल इंडिया, आई रोट सेवरल लेटर्स टू यू seeking interview to take over the matter related to bench and bar, but I am sorry that none of my letters was acknowledged, even except one, that too by proxy, and I was asked to see the law minister, not the prime minister, which I ignored. Whatever I wanted to communicate to the prime minister, I could not have communicated to the
whatever I wanted to come to the Prime Minister, I could not communicate to the Law Minister. Sir, in the name of security, if you are advised not to meet a conman, I can understand. But if you are advised not to meet a head of the apex body like Workers India, I am sorry to tell you, you are wrongly advised. ये मैंने बयान दे दिया। इस पर उन्होंने कहा, बॉक्स में निकला था पेपर्स में दिल्ली में, उन्होंने कहा कि I tender my unconditional apologies to the chairman Workers of India that he could not be granted interview, and I assure him that he will have no such complaint in future. ख़त्म हो गई बात। उन्होंने मुझे अपना इनवाइट किया, मैं गया उनके यहाँ। पंडित गोविंद बल्लभ पंत सैनिटरी सेलिब्रेशंस हो रही थी, उन्होंने उसका 3 मेंबर होते हैं, उसमें उन्होंने 1 मेंबर हमें बना दिया। आपके लॉ मिनिस्टर को ये लगा ये इनके बड़े नज़दीक जा रहा है, और एक थे वहाँ पे और कश्मीरी, नाम उनका भूल रहे हम, ये दोनों आदमी हमारे पीछे रख गए और उनसे उन्होंने कहना शुरू किया, साहब इतनी हिम्मत कि प्राइम मिनिस्टर के लेटर को इग्नोर कर दें और पब्लिक में ये बात कहें। कान के कच्चा होता है, जो बड़ा आदमी होता है वो कान के कच्चे थे, नए नए प्राइम मिनिस्टर हुए थे, हमसे राय लिया करते थे कि बार काउंसिल क्या होती है, बार काउंसिल इंडिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन क्या होता है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन क्या होता है, चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट होते हैं, ये सब बातें हमसे किया करते थे वो, और बहुत नज़दीक हो गए थे उनके, और शायद वो हमें कुछ कर देते। लेकिन इन लोगों ने उनको ऐसा नाराज़ किया कि एक फंक्शन में हम गए तो उनसे बात करना चाहूँ, दूसरे से बात करने लगे। मैं समझ गया हमें इग्नोर करें, मैंने उस दिन के बाद जाना था। मैंने सम्मान से समझौता कभी नहीं किया। अब आपने मुझसे प्रश्न किया कि आप आए क्यों, वहाँ से आए क्यों। मैंने कुछ मुद्दे उठाए थे। मैंने मुद्दा उठाया था कि जनता को आप धोखा देते। मैं न्यायपालिका में चाहता था कि आमूल परिवर्तन किया जाए। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो इन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, अंग्रेजी पद्धति को हमारे ऊपर थोप दिया। अंग्रेजी पद्धति में न्याय की गारंटी नहीं होती है, होती गारंटी कि न्याय मिलेगा, निर्णय की गारंटी होती है। तो मैंने ये कहा कि आप जनता को धोखा देते हैं कि न्यायपालिका है, ये न्यायपालिका नहीं है, और निर्णय आप साक्ष्य के आधार पर देते हैं, तो इसका नाम बदल दीजिए, साक्ष्य पालिका कर दीजिए, ताकि जनता के दिमाग में ये रहे कि जब साक्ष्य देंगे तभी हमें इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा। और जनता इस चक्कर में तो न्याय मिलेगा इस उम्मीद में वहाँ रहती है, साक्ष्य देती नहीं है, हार जाती है, ख़त्म हो जाता है। एक हमने मुद्दा उठाया, इस पर यहाँ के जजेस चौंके और हमसे नाराज़ हुए। दूसरा हमने मुद्दा उठाया कि आपको एडवोकेट जनरल वो माई लॉर्ड कहा जाता है, ये गुलामी की निशानी है। हम ही ने मुद्दा उठाया सबसे पहले, ये नहीं कहा जाना चाहिए, मानवर, श्रीमान, महोदय, तमाम वर्ड है इस्तेमाल किया जाए। कुछ जज ने पसंद किया, कुछ ने नापसंद किया, जजेस नाराज़ हुए। तीसरा मुद्दा जो मुद्दा मैंने उठाया वो ये उठाया कि अंग्रेजी व्यवस्था में नीचे से लेकर ऊपर तक जाने में ACO, CO, SOC, DDC, रेट, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ तो 5-5, 6-6 वो हैं। हमारे यहाँ की जनता मुश्किल से 5% जनता जा पाती है सुप्रीम कोर्ट। आप न्याय की बात करते सबको न्याय मिलता है, इस पर तब्दीली करिए। तीन स्टेज रखिए, जनपद न्यायालय, राज्य न्यायालय और केंद्रीय न्यायालय। और जो नाम लिखते हैं आप सर्वोच्च न्यायालय, हमने कहा आप सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च भगवान होता है ना, आप उच्च हैं। ये उच्च और सर्वोच्च साहब में अहम पैदा हो जाता है कि हम जो करेंगे वही सही होगा, गलत करेंगे वही सही होगा। इनका नाम रखिए आप जनपद न्यायालय, राज्य न्यायालय और केंद्रीय न्यायालय। इस पर वहाँ के सीनियर एडवोकेट सब नाराज हो गए, बोले आप हमें वहाँ भेजेंगे जिले में वकालत करने के लिए। सीनियर जज नाराज, सुप्रीम कोर्ट के जज नाराज, एक हमारे खिलाफ बगावत से शुरू हो गई। उस समय बयान हमारे निकलते थे, वो आधे पेज में छपते थे। हमारे पास पड़े हुए बयान पेपर के आधे पेज में छपते थे हमारे बयान, इतना हम वहाँ पॉपुलर हो गए थे। इस सब को देखते हुए एक हमने बयान दे दिया, एक ट्रांसफ़र पॉलिसी थी। हमारे यहाँ बनवारीलाल यादव थे, उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। हमारे यहाँ JN दुबे थे, उनका कोई बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। हमारे यहाँ अंशुमान सिंह थे, उनका कोई बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा था।
कुछ जजेस थे, उनके बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, साले सालियाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, भाई बहन कर रहे थे, उनको ट्रांसफ़र नहीं किया। इन 3 आदमियों को ट्रांसफ़र कर दिया। तो मुझे गुस्सा आया तो मैंने एक बयान दे दिया। मैंने कहा कि ट्रांसफ़र पॉलिसी में ये ईमानदारी के साथ नहीं निभाई गई। जिनके बच्चे नहीं वकालत कर रहे थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैंने मिसाल दे दी इन तीनों की, और मैंने कहा जिनके कर रहे थे उनकी मिसाल दी, इनको नहीं ट्रांसफ़र किया गया। इस पर मैं इसने बुलाया वेंकट सरिया ने, और वीसी मिश्रा एम आई डिसऑनेस्ट मैन। हम कहे तो हमने नहीं कहा। बोले आपने बयान दिया कि पॉलिसी ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट नहीं की गई। हम कहा पॉलिसी के लिए मैंने कहा ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट नहीं की गई, ये नहीं कहा कि आप डिसऑनेस्ट हैं। आप ऑनेस्टली कहेंगे इसे कि आपने जिनके बच्चे वकालत कर रहे हैं उनको आपने छोड़ दिया और जिनके नहीं कर रहे उनको ट्रांसफ़र कर दिया। वो हमसे नाराज़ हो गए। वो हमें छोटा भाई कहते थे, हमसे कहते थे मैं बड़ा भाई हो तुम छोटे भाई हो। सख्त नाराज़ हो गए इस बात को लेकर कि उन्होंने कहा हमें बेईमान कहा। अब इस तरह से वहाँ पे कई मामले हुए। कितने आपको होता है। हमने एक बिल्डिंग बनवाई 8.5 करोड़ की वर्ल्ड इंडिया की, मैं ही बनवा के आया। वहाँ सारे बिल्डिंग हम छाए हुए, जहाँ आप देखो हमारी पत्ता दिखाई देंगे आप। मैंने अलॉटमेंट रोड फाड़ दिए और इसके स्टेनो बुलाया, सबको बुलाया, अकाउंटेंट को बुलाया। पता चला 70 लाख रुपया था। मैंने 58 लाख के 2-2 लाख के सबके चेक बनाए और रातों रात 12 बजे तक सबके घर पे भिजवा दिया एक चिट्ठी के साथ कि अब वापस कर रहे हैं, हम अलॉटमेंट नहीं कर पाएंगे और आपके इसका ब्याज हम आपको देंगे बाद में। दूसरे दिन मीटिंग थी बार काउंसिल की। अगर ये काम नहीं करता न कर पाता, क्योंकि हर आदमी वहाँ किसी न किसी सीनियर एडवोकेट का पिछलक्कू था। और शाम 11 बजे से मीटिंग हुई 2 बजे तक। हर आदमी बोला बेईमान ने आपने की है, आपने गलत किया है, आपको चेयरमैन होने का हक नहीं है, आपको निकाला जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए। और मैं नीचे सर करते सुनता था। 3 घंटे मैंने सबकी गालियाँ सुनी। जिसने जो कहा मैंने सब सुना। बोले आप बताइए क्या कहना, आपको जवाब दें। तो हमने कहा आई एम सॉरी, आई टेंडर माई अनकंडीशनल अपॉलॉजीज टू यू। आई एम गिल्टी ऑफ डिफाइंग द मैंडेट ऑफ द बार काउंसिल इंडिया, बट व्हाट आई डिड इन गुड फेथ। कोई हमने इससे फ़ायदा नहीं उठाया। हमने कहा कि ऐसी ऐसी पोजीशन थी, आपका दफ्तर था, बार काउंसिल इंडिया भवन था, नीचे जाता निकाल दिए जाते, आप कहाँ जाते, इस सोचने की बात थी। ऐसा मैंने किया। तो हमारे एक थे राजेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के सीनियर थे, राम जेठानी के बाद उन्हीं का नंबर था। वो खड़े हो गए, बोले मिस्टर मिश्रा इज राइट, वी शुड टेंडर अपॉलॉजीज टू हिम, वी शुड अपोलोजाइज टू हिम, व्हाट ही डिड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बार, वी आर सॉरी मिस्टर मिश्रा, आई अप्लाइज ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। हमने कहा नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, और मामला ठंडा हो गया। लेकिन वो जो जिनके चैम्बर कैंसिल हुए थे वो सब मुझसे नाराज हो गए। और जो मेरे बयान आते थे हर बात पे, इशू पे, उन्होंने कहा कि 3 तरह की अदालतें हों, सबको न्याय मिल जाए। हमने उसमें कहा था कहाँ का किस तरह से केस हो, 50% केस तो डिस्ट्रिक्ट लेवल ख़त्म हो जाए, 75% केस हाई कोर्ट लेवल खत्म, 25 हाई कोर्ट, सब स्कीम बनाई थी पूरी, हमने दी थी। तो निकलती थी तो इन लोगों ने चक्रव्यूह रचा कि इनको निकाला जाए चेयरमैनी से। इन्होंने यहाँ एक थे आपके खन्ना साहब, एक्टिंग चीफ जस्टिस, खन्ना साहब चीफ जस्टिस बनना चाहते थे। वो गए वेंकट सरिया के पास, उन्होंने कहा हम तुम्हें बना देंगे, बस तुम वीसी मिश्रा के खिलाफ कुछ लाओ यहाँ मैटर। उसी ज़माने में यहाँ एक किसोटे था, राजस्थान से आया था जज बन के, बेटा था हमारा पानी ला, जज बन के आया था। वो रोता था जज से कि मैं मुझसे मांगी गई थी चॉइस कहाँ जाना चाहते हो, मैंने दी थी गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, भेज दिया यूपी में। मेरे बीवी बच्चे आने को तैयार नहीं है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो जे.एन. दुबे मखौड़िया जज थे, उन्होंने कहा तुम ट्रांसफ़र चाहते हो, मैं तो बताऊँ करोगे, मैं करेंगे। उनका वीसी मिश्रा है, चेयरमैन है बार काउंसिल इंडिया का, और यहाँ है हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट। तुम इससे एक दिन भिड़ जाओ, जब भिड़ जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, यही तुम्हें ट्रांसफ़र करा देगा। एक दिन वो मुझसे भिड़ गया तो मैंने उसको डांटा। मैंने कोई गाली नहीं दी, एक गाली तुम देती नहीं है, मैंने उसको डांटा, ज़ोर से डांटा। मैं कहता तुमको चाहता जाता नहीं, किसने बना दिया तुम्हें, कैसे बन गए, डांट दिया मैंने।
इनने उससे लिखाई एक चिट्ठी खन्ना साहब ने कि ऑन सच एंड सच डेट इन सच एंड सच केस इन सच एंड सच कोर्ट मिस्टर मिश्रा एब्यूज मी एवरीथिंग एक्सेप्ट मदर एंड सिस्टर। और इस पर हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस कर दिया चेयरमैन बार काउंसिल इंडिया के खिलाफ। और वो उसमें हम गए नॉन भिठानी के पास कि आप हमारा केस कर दीजिए, क्योंकि वो हमारे बड़े मित्र थे। उनका केस तो करूँगा मिस्टर मिश्रा, इट विल बी ए प्रिविलेज, लेकिन तुम चेयरमैन ही से इस्तीफा दे दो, तब करेंगे, नहीं करेंगे। हम सब ऐसा क्यों? बोले भाई कोई नहीं चाहता, ना सीनियर जजेस चाहें, ना जजेस चाहें सुप्रीम कोर्ट के, ना सीनियर जजेस एडवोकेट चाहे कि तुम चेयरमैन रहो, तुम चेयरमैन ही इस्तीफा दो तो हमारा केस कर देंगे और गारंटी हम तुम कुछ होगा नहीं। हम सब मैं चेयरमैन इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि ये निकालने के बाद जो मुद्दे हमने उठाए हैं उनको डेट करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ मैं अपने सामने मुद्दों को कुछ करके जाऊँ। बोले तो मैं आई एम सॉरी। आजकल जो अटॉर्नी जनरल हमारे मित्र हैं, मैं इनके पास गया, मैंने इनसे कहा कि आप हमारा कर दीजिए। बोले मिस्टर मिश्रा नो 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 नो, ये तुम्हें बर्बाद कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है। मैं बर्बादी का कारण नहीं बनूंगा, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा, तुम्हें बर्बाद करके रहेगा। आई एम सॉरी, हम तुम्हारे मित्रों, हम अपने मित्र की बर्बादी नहीं देख पाएंगे। हमने कहा ऐसा नहीं करेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट वाले? कंटेम्प्ट में मैक्सिमम सजा है 6 महीने की और 2000 जुर्माना है, इससे ज़्यादा कर नहीं सकते। हम चले जाएंगे जेल, क्या बात है? हम इसी चक्कर में रहे कि ये सुप्रीम कोर्ट ईमानदार है, बेईमान नहीं है। मेरा इम्प्रेशन ये था, जब तक ये कंटेम्प्ट ने सज़ा नहीं की है तब तक मेरा इम्प्रेशन था थ्रू आउट माई लाइफ कि सर्वोच्च न्यायालय ईमानदार लोग वहाँ पहुँचते, बेईमान नहीं पहुँचते। तो मैंने कहा 6 महीने की सज़ा करेंगे, 2000 जुर्माना करेंगे। इन्होंने होल्ड किया, वी होल्ड मिस्टर मिश्रा गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द Allahabad High Court and sentence him for a period of six weeks, which he will serve out of jail. खत्म हो गया, तुमने पनिशमेंट कर दिया। अब मतलब उनका क्या था? He is further suspended from practicing advocate for a period of 3 years. चलिए ये भी कर दिया, खत्म हुआ। अब असली चीज़ पे आई। As a consequence thereof, all the offices nominated or elected held by Mr. Mishra as an advocate shall stand vacated. 7 ऑफिस थे हमारे पास। मैं चेयरमैन था बार काउंसिल इंडिया का, फाउंडर चेयरमैन था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बंगलोर का, मैं चीफ एडिटर निर्माण रिव्यू का, चेयरमैन था लीगल एशियन कमेटी ऑफ इंडिया का, चेयरमैन था डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑफ इंडिया का, प्रेसिडेंट था इलाहाबाद हाई कोर्ट बार। 7 ऑफिस थे मेरे पास, इनने 7 नहीं लिए और मुझे चेयरमैन से निकाल दिया। जो इनका मकसद था पूरा हो गया। रिट हुआ, हमने एक रिट किया सुप्रीम कोर्ट ने, दोनों रिट कनेक्ट हो गए। 3 साल के बाद 98 में, ये 10 मार्च 95 का केस हमारा, जब इनने पनिश किया, हमने उसमें अपने जजमेंट में मेरे ऊपर दबाव डाला कि मैं माफ़ी मांग लूँ तो छोड़ दें। पहले तो इन्होंने हमारे सीनियर से कहा, PN दूधा हमारे सीनियर थे, कि ये हमने केस कंटेम्प्ट किया था उन पर कसौटे पे कि जिसके खिलाफ कंटेम्प्ट वापस ले तो हम इनको ख़त्म कर दें। हमने वापस इन्हें ख़त्म नहीं की। पहली बेईमानी सुप्रीम कोर्ट ने की, कहने के बाद, हमारे सीनियर से कहने के बाद नहीं किया। फिर इन्हें दूसरी बेईमानी की कि इन्हें कहा किसी से माफ़ी मांग ले। हमारे ऊपर उसने जोर डाला, यार माफ़ी मांग लो सुप्रीम कोर्ट। हमने कहा माफ़ी मांग लेता, मैं 100 बार मांग लेता। अगर इनने चेयरमैन बार काउंसिल इंडिया के खिलाफ कंटेम्प्ट किए, 8 लाख एडवोकेट है, उनकी बेइज्जती होगी अगर मैं आपको। मैंने कहा माफ़ी मांगू। तो उनने एक तरीका निकाला, उनने कहा, लिख के मैं दिया कि आई हु हैड हेल्ड दी ऑफिस ऑफ ससरा, इसका चेयरमैन रहा, इसका चेयरमैन रहा, इसका चेयरमैन रहा, इसका चेयरमैन रहा, 35 साल मेंबर रहा, चेयरमैन रहा। ये सारी चीज़ें लिख के कि जिसने इतने ऑफिस होल्ड किए हो, अगर उसके व्यवहार से किसी को दुख हुआ है, देना इस सॉरी आई अपने आई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज सिचुएशन डिग्रेड नॉट ए एपोलॉजी, और उन्हें रिजेक्ट कर दिया। बोले आप अनकंडीशन मांगो 2 लाइन की। हमने कहा मैं नहीं मांगूंगा, ख़त्म हो गया। मैंने सो गए। 3 साल में घर बैठा रहा। 2-3 बार मेरे पास चीफ जस्टिस का खबर आई कि वो लिखते 2 लाइन है अनकंडीशनल, तो ख़त्म कर दूँ केस को। मैं साहब सॉरी, मैंने नहीं किया। 3 साल के बाद रिट हुआ दोनों। हम बीमार थे, हमने उसमें टाइम मांगा तो उन्होंने कहा जो इसमें जजमेंट होगा उसमें होगा। सो उनका रिट अलाउ हुआ और इन्हें कहा हमें पावर नहीं थी सस्पेंड करने की, हमें पावर नहीं थी, वकालत सस्पेंड बार काउंसिल की पावर थी। वी ओवर रूल आवर जजमेंट। इनने अपना जजमेंट 3 साल के बाद 98 में ओवर रूल कर दिया। ये सारे कारण थे। तो मैं दिल्ली से आया नहीं हूँ, मैं दिल्ली से निकाला गया हूँ। जो आपने कहा मैं दिल्ली से क्यों आया, मैं कभी ना था। और आपको एक और बता दूँ, मैंने वहाँ एक फ्लैट खरीदा बसंतगंज में, आज भी है मेरे पास। मैंने उसमें उस समय 1 लाख रुपए काम करा लकड़ी का। जुलाई में मैं आने वाला शिफ्ट हो रहा था सुप्रीम कोर्ट, और 10 मार्च 1995 में हमें इनने निकाल दिया। हमारा सुप्रीम कोर्ट जाने का सपना सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI गोगोई श्री रंजन गोगोई जी राज्यसभा में नामित हुए, इसको लेकर तमाम सवाल उठे थे। ऐसा है कि पूर्व में भी कई न्यायाधीश विभिन्न सरकारों से विभिन्न पदों पर लाभ पा चुके हैं। आगे भी हो सकता है कि मिले ना मिले, वो अलग मसला होगा। आपकी इसमें क्या राय है, आपका क्या नज़रिया है? देखिए, जब मैं चेयरमैन था तो एक मुद्दा मैं आपको भूल गया बताना, ये भी मुद्दा मैंने उठाया था कि रिटायर्ड जजेस को कोई जॉब नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि जॉब के पाने के चक्कर में ये प्रो गवर्नमेंट हो जाते हैं और न्याय नहीं कर पाते, फैसले से नहीं कर पाते हैं। ये भी मुद्दा मैंने उठाया था। इसलिए मुझसे जजेस नाराज़ थे और जजेस नाराज़ थे हाई कोर्ट वाले कि ये ऐसा मुद्दा उठा रहा है, और मुझे निकालने में सबकी सहमति थी, सहमत करके निकाला था। गोगोई के मामले में ये आज ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर बनाए जाते हैं, तमाम इंक्वायरी दे दी जाती है, तमाम इनको काम दे दिया जाता है। ये गलत है, ये नहीं दिया जाना चाहिए। रिटायर्ड जजेस को, या तो आप जज बनिए, नहीं बनिए तो जज बनने के बाद आप लिखिए, पढ़िए, किताब लिखिए, अपना अनुभव लिखिए, लॉ बनाइए, क्या चेंज हो न्याय प्रक्रिया में इसको बताइए अपने अनुभव से। इनको कोई जॉब नहीं मिलना चाहिए, ये बिल्कुल कानूनन बंद कर दिया जाना चाहिए। गोगोई साहब को जो बात उठाई गई, असल में जो मंदिर विरोधी लोग थे, राम मंदिर विरोधी लोग, उनको शौक लगा जो गोगोई ने जजमेंट दिया। ये जजमेंट गोगोई ने दिया बिल्कुल सही दिया है, गलत नहीं दिया। बल्कि उनके पहले का जो जजमेंट था हाई कोर्ट का, वो गलत था। जो ज़मीन नहीं उनकी थी उनको भी दी गई थी। तो एक इनको शौक लगा कि गोगोई ने ऐसा काम क्यों कर दिया, तो गोगोई को राज्यसभा में भेजा गया। मैं सोचता हूँ सही भेजा गया है। जब कोई जज ऐसा काम करता है, ये जॉब नहीं है। राज्यसभा में भेजना, लोकसभा में भेजना, ये जॉब नहीं है। ये एक उनको सम्मान करना है कि उसने, एक आदमी ने इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा मुद्दा किया है, तो उनको राज्यसभा में भेजा गया। कोई गलती नहीं की गई। ये सिर्फ राजनीतिक अपोजिशन था, और जो मंदिर विरोधी थे उनकी ये पहल थी, इसमें उन्होंने हल्ला मचाया। ये बहुत गलत काम हुआ था, सही हुआ है। उस आदमी ने जो काम किया वो बहुत बड़ा काम किया। हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हो जाता, सारे हिंदू मुसलमानों के दिलों में फ़र्क आ रहा था, वो फ़र्क ख़त्म हुआ। जब झगड़ा ख़त्म होने से लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे थे, वो ख़त्म हुई। बाहर से तमाम पैसा आ रहा था दोनों के पास, हिंदुओं पे भी आ रहा था मंदिर बनाने के लिए, मुसलमानों पे आ रहा था मंदिर न बनने के लिए। ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई। बहुत बड़ा काम किया था उसने, और अकेले नहीं किया था, 3 जज थे। अकेले किया होता तब तो दूसरी बात थी, लेकिन 3 जज थे। 3 जज का यूनानिमस फैसला था, उसके खिलाफ बोलना गलत बात है। गोगोई ने कोई गलती नहीं की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नेशनल रूल्स के सभी सवालों का बहुत शानदार तरीके से जवाब दिया, अपने तरीके से दिया, जिसके लिए आप जाने जाते हैं। आपने उस स्टाइल में जवाब दिया। आपका बहुत बहुत थैंक यू।